नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश विशेष, और उत्तर प्रदेश विशेष में उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मुग़ल काल समाप्त कर दिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे अवध के नवाबों के बारे में। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुग़ल काल में बचा था एक टॉपिक, इजारा व्यवस्था, उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग अवध के नवाबों के बारे में पढ़ते हैं। इजारा व्यवस्था जहांदार शाह के समय वज़ीर जुल्फ़िकार खां ने, जहांदार शाह का एक वज़ीर था, प्रधानमंत्री था जुल्फ़िकार खां, उसने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से भूमि कर की इजारा व्यवस्था को बढ़ावा दिया। इसमें सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि कर वसूलने का ठेका दिया जाता था। तो इजारा व्यवस्था क्या था? एक प्रकार से एक ठेके वाली व्यवस्था थी, जिसमें लगान या कर वसूलने का अधिकार उसी को दिया जाता था जो अधिक कर देने का दावा करता था, यानी उसको ठेके पर दे दिया जाता था। इसमें बिचौलिए की जगह एक श्रेणी का जन्म हुआ जिन्हें तालुकदार अथवा इजारेदार कहा जाता है। यानी इससे क्या हुआ कि बिचौलियों की एक नई श्रेणी का जन्म हुआ। किसान और शासक के बीच कौन आ गया? एक बिचौलिया आ गया। अब ये बिचौलिया किसान से कर वसूलेगा और शासक को देगा। इजारेदार के लिए यह व्यवस्था की गई कि वह सरकार को एक निश्चित धन देकर बदले में किसानों से अपनी इच्छा अनुसार कर वसूल सकता है। अब इसमें ये होता था कि जो शासक होता था वो ठेके पे कर वसूलने का अधिकार देता था ठेकेदारों को। ये मान लीजिए 4 ठेकेदार हैं, बीच में शासक है और उसके 4 ठेकेदार हैं। अब इनसे मान लीजिए एक रकम तय कर ली शासक ने ठेकेदारों से कि आप हमको एक साल में इतनी रकम देंगे। मान लीजिए ये पहले वाले से शासक ने 1 लाख रुपये तय किए कि एक साल में 1 लाख रुपये देंगे। तो ये क्या करेगा? कम से कम 1,25,000 या 1.5 लाख कमाने की कोशिश करेगा टैक्स के द्वारा। 1.5 लाख कमाएगा तो 1 लाख शासक को दे देगा और 50,000 खुद रखेगा। यही सिस्टम था इजारा व्यवस्था। इससे क्या हुआ? किसानों का शोषण ज़्यादा से ज़्यादा हुआ। सामान्य रूप से इजारा व्यवस्था वहाँ लागू की जाती थी जहाँ किसानों के पास संसाधनों का अभाव होता था। इजारेदार संसाधन प्रदान करते थे। इस व्यवस्था से किसानों के ऊपर अत्यधिक अत्याचार हुए। एक इसी में थी जब्ती और दहसाला व्यवस्था, इसको भी देख लेते हैं। जब्ती भूमि कर निर्धारण का एक वैज्ञानिक तरीका था जो भूमि सर्वेक्षण पर आधारित दहसाला जब्ती का बेहतर स्वरूप था। ठीक है, जब्ती क्या था? भूमि निर्धारण का एक वैज्ञानिक तरीका था, यानी भूमि को निर्धारित करने का एक तरीका था कि किसके पास कितनी भूमि है, उसकी माप करने का एक तरीका था, वैज्ञानिक तरीका, जो भूमि सर्वेक्षण पर आधारित था। और दहसाला क्या था? ये जब्ती का बेहतर स्वरूप था। दहसाला व्यवस्था में कर की दरों को निश्चित करने का प्रयास किया गया। इसके लिए 10 वर्षों तक, यानी 1570 से 71, 1570-71 से 79-80 तक का वास्तविक उपज, स्थानीय मूल्य, उत्पादकता और कृषि क्षेत्र के बारे में जानकारी एकत्र की गई। यानी दहसाला मतलब पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को देखा गया इसमें कि उस समय उपज क्या थी, उस समय मूल्य क्या था, उत्पादकता कैसी थी, कृषि क्षेत्र कैसा था, इन सभी चीज़ों को देखा गया और उस आधार पर टैक्स लगाया गया किसानों को। यह व्यवस्था मुल्तान, दिल्ली, आगरा, अवध व लाहौर के सूबों में लागू थी। दहसाला का शाब्दिक अर्थ है 10 साल, किंतु यह ना तो 10 वर्षों की व्यवस्था थी और ना ही स्थायी व्यवस्था थी। राज्य के पास इसे परिवर्तित करने का अधिकार था, यानी स्थायी परमानेंट व्यवस्था नहीं थी। यहाँ राज्य होगा, राज्य के पास इसे चेंज करने का अधिकार था। यह व्यवस्था आमूल-चूल परिवर्तनों के साथ 17वीं शताब्दी के अंत तक चलती रही। इस व्यवस्था को टोडरमल की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत टोडरमल ने करवाई थी। इस व्यवस्था के कई लाभ थे। राज्य कर की राशि पहले से ही किसान और राज्य दोनों को पता होती थी। बाढ़, सूखा आदि से फसल के नुकसान की स्थिति में राहत का प्रावधान भी था। पोलज, ये हर साल, पोलज एक प्रकार की ऐसी ज़मीन थी जिसमें हर साल बुआई की जाती थी। प्रति 1 या 2 साल खाली छोड़ दी जाती थी
और कचर ये 3 साल खाली छोड़ दी जाती थी, बंजर 5 साल खाली छोड़ी गई भूमि होती थी। तो ये सब भूमि के प्रकार हैं। अब हम लोग थोड़ा अवध के नवाबों के बारे में देखते हैं। अवध के नवाब कौन कौन थे? तो वर्तमान उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र मुग़ल साम्राज्य का एक सूबा था। जो अवध था ये मुग़लों के अंतर्गत एक सूबा था। 1722 ईस्वी में बादशाह मोहम्मद शाह ने शहादत खां बुरहानुल मुल्क को अवध का सूबेदार नियुक्त किया था। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला जो था 1719 से 1748 तक शासन करता है मोहम्मद शाह रंगीला। और 1722 में क्या होता है, मोहम्मद शाह रंगीला ने शहादत खां को, जिसको बुरहानुल मुल्क भी कहते हैं, इसको अवध का सूबेदार बना दिया। लेकिन शहादत खां ने कुछ समय पश्चात अवध को स्वतंत्र राज घोषित करा लिया। 1723 में इसने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के उद्देश्य से अवध का नया राजस्व बंदोबस्त घोषित कर जमींदारों के कर्ज से दबे किसानों को राहत दिलाने का कार्य किया। 1739 में इसने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, किंतु आक्रमणकारी को वायदे के अनुसार धन न दे पाने के कारण इसने आत्महत्या कर ली। तो ये शहादत खां जो है नादिर शाह को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है कि वो दिल्ली पर आए, आक्रमण करें, और उसको एक धन देने की व्यवस्था भी करता है। लेकिन जब धन नहीं दे पाता है तो नादिर शाह के आक्रमण के भय से खुद ही आत्महत्या कर लेता है। इसके शासन में हिंदू मुसलमान नागरिकों में भेद करने वाला कोई व्यवस्था नहीं था, यानी कि भेदभाव नहीं होता था इसके शासनकाल में। शहादत खां के बाद इसका भतीजा और दामाद सफदर जंग अवध का नवाब बना और मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह का वजीर भी बना। सफदर जंग शहादत खां के बाद बनता है। इसके राज्य में इलाहाबाद का प्रांत भी शामिल था। सफदर जंग की मृत्यु कब हुई? 1754 में, जिसके बाद शुजाउद्दौला अवध का नवाब बना और ये वजीर भी था। बक्सर के युद्ध में नवाब शुजाउद्दौला अंग्रेज़ों से पराजित हो गया और इलाहाबाद की संधि इसे करनी पड़ी। कंपनी को क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए भी इसने दिए थे, जिसके बदले में अपना राज इसको वापस मिल गया था। शुजाउद्दौला के बाद अवध का नवाब बनता है आसफुद्दौला। ये 1775 से 95 ईस्वी तक रहता है। इसने राजधानी अपनी फैजाबाद से हटाकर लखनऊ बना दी। तो सबसे पहले शहादत बुरहानुल मुल्क, जिसको शहादत खान बोलते हैं, फिर सफदर जंग, फिर शुजाउद्दौला और फिर आसफुद्दौला। इसके बाद जो है और भी कई सारे छोटे छोटे शासक आते हैं, नवाब आते हैं, लेकिन उनको आपको नहीं जानना है। मैं भी एक लिस्ट दे दूंगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा सारे नवाबों के बारे में। अब फिर जो है अगला महत्वपूर्ण नवाब होता है वाजिद अली शाह। ये अंतिम नवाब था अवध का। यह रंगीला शाह एवं अब्दुल मंसूर मिर्ज़ा के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका उपनाम क्या था? अख्तर पिया। अख्तर पिया इसका उपनाम था। रंगीला शाह भी इसको बोलते थे, अब्दुल मंसूर मिर्ज़ा बोलते थे। 1856 में डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर वाजिद अली शाह को सत्ता से हटाकर अवध का अंग्रेज़ी साम्राज्य में विलय कर लिया। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। कब विलय किया था अंग्रेज़ों ने अवध को? 1856 में। किसकी रिपोर्ट पर? एक अंग्रेज़ अधिकारी था आउटरम की रिपोर्ट पर। इसने रिपोर्ट बनाई अवध के बारे में कि अवध में शासन प्रशासन अच्छे से नहीं चल रहा है। तो डलहौजी ने क्या किया? कुशासन यानी कुप्रशासन या कुशासन का आरोप लगाया और वाजिद अली शाह को कैद कर लिया, सत्ता से हटाकर अवध का अंग्रेज़ी साम्राज्य में विलय कर लिया। वाजिद अली शाह को 12 लाख वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेज दिया? कलकत्ता। नवाब वाजिद अली शाह की संगीत, गीत और नृत्य में विशेष अभिरुचि थी। कथक नृत्य में भी यह स्वयं कृष्ण बनकर भाग लेता था। अंग्रेज़ों द्वारा अवध से कलकत्ता भेजे जाने के दौरान रास्ते में इसने एक गीत लिखा था, बाबुल मोरा नैहर छूटा जाए। ये यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, देख लीजिए आप। शहादत खां, जिसको बुरहानुल मुल्क कहते हैं, 1722 से 1739। फिर सफदर जंग 1739 से 1754। फिर शुजाउद्दौला 54 से 75, 75 से 97 आसफुद्दौला। फिर वजीर अली, फिर शहादत अली, फिर नासिरुद्दीन हैदर, नासिरुद्दौला, फिर वाजिद अली शाह अंतिम नवाब रहते हैं। तो ये अवध के नवाब थे।
तो ये जो मध्यकालीन इतिहास था उत्तर प्रदेश का, ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग आधुनिक उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।